हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर इंडियन सिटीजन को कुछ ना कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। इनफैक्ट कुछ राइट्स तो ऐसे भी है जो नॉन सिटीजन्स को भी प्रोवाइड किए गए हैं। इसी तरह हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस ऐसे दिए गए हैं जो उन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं जिन्होंने या तो कोई क्राइम कमिट किया हो या फिर जिनका ट्रायल चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 22। आज इस वीडियो में हम हमारे आर्टिकल 20 को बहुत ही इजी लैंग्वेज में विद इंपॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस करने वाले हैं। तो हे एवरीबॉडी, मैं हूं संजू दत्तरवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 क्लोज 1 की, जो कि प्रोटेक्शन देता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज से। इसका क्या मतलब है? देखो, लेजिस्लेचर के पास ना किसी भी तरह के लॉ बनाने की पावर है। इसका मतलब है कि लेजिस्लेचर रेट्रोस्पेक्टिव लॉज भी बना सकता है और प्रोस्पेक्टिव लॉज भी बना सकता है। अब हमने दो टर्म्स का यूज किया है, प्रोस्पेक्टिव लॉज और रेट्रोस्पेक्टिव लॉज। ये इनका क्या मतलब होता है? तो प्रोस्पेक्टिव लॉज ऐसे लॉज होते हैं, मान लो लेजिस्लेचर ने आज कोई लॉ बनाया और ये कहा कि ये जो लॉ है आज की डेट से आने वाले फ्यूचर एक्ट्स पर अप्लाई होगा, तो ऐसे लॉ का नेचर क्या होगा? प्रोस्पेक्टिव नेचर। तो मतलब जो प्रोस्पेक्टिव लॉज है वो फ्यूचर एक्ट्स पर अप्लाई होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमारे नए 3 कानून लागू किए हैं पार्लियामेंट ने, जो कि है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं। तो इन तीनों लॉज का जो नेचर है वो है प्रोस्पेक्टिव लॉज। ठीक है। दूसरा जो टर्म हमने यूज किया है वो है रेट्रोस्पेक्टिव लॉज। रेट्रोस्पेक्टिव लॉज का क्या मतलब है कि मान लो लेजिस्लेचर ने आज तो कोई लॉ बना दिया, पर ये बोला कि ये जो लॉ है ये 2014 से किए गए जितने भी एक्ट्स है उन पर अप्लाई होगा। यानी कि जो रेट्रोस्पेक्टिव लॉज है वो पास्ट के किसी एक्ट, किसी एक पर्टिकुलर डेट से या कि पर्टिकुलर ईयर से आगे किए जाने वाले एक्ट्स पर अप्लाई होते हैं। तो ऐसे लॉज का नेचर होता है रेट्रोस्पेक्टिव नेचर। अब जो हमारा आर्टिकल 20 क्लोज 1 है, ये लेजिस्लेचर को क्रिमिनल मैटर्स के अंदर रेट्रोस्पेक्टिव लॉज बनाने से रोकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आज आपने कोई ऑफेंस किया है तो आपको आज के लॉज के हिसाब से ही गवर्न किया जाएगा। अगर फ्यूचर में जाकर ऐसा कोई भी लॉ आता है जो उस एक्ट को क्राइम नहीं मानता है या चेंज होता है, तो उस लॉ का आपके एक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। आर्टिकल 20 क्लोज 1 दो चीजों के बारे में बात करता है। पहला कि अगर आपने आज कोई एक्ट किया है और आज का कोई लॉ ये कहता है कि ये एक्ट एक क्राइम है, ऑफेंस है, तो ही उस एक्ट को ऑफेंस माना जाएगा। दूसरा आर्टिकल 20 क्लोज 1 कहता है कि मान लो आज आपने कोई ऑफेंस किया है और कोई पर्टिकुलर लॉ कहता है कि इस ऑफेंस की इतनी सजा है, तो इस सजा से ज्यादा आपको सजा नहीं दी जा सकती है। तो ये आर्टिकल 20 क्लोज 1 में कहा गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 क्लोज 1 से जुड़े एक इम्पोर्टेंट केस लॉ की, जो कि है रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। इस केस को हम आर्टिकल 20 क्लोज 1 का एज एक्सेप्शन भी ट्रीट कर सकते हैं। इस केस में हुआ क्या? इस केस में ये कहा गया कि अगर मान लो कोई लॉ रेट्रोस्पेक्टिव आता भी है, किसी लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव नेचर है, तो मान लो अगर ऐसा लॉ किसी अक्यूज्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है या अक्यूज्ड की पनिशमेंट को रिड्यूस करता है या अक्यूज्ड को कोई बेनिफिट प्रोवाइड करता है, तो ऐसे लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वैलिड होगा और आर्टिकल 20 क्लोज 1 ऐसे लॉ को रिपील नहीं करेगा। तो आर्टिकल 20 क्लोज 1 से हमें ये समझ में आया कि जो क्रिमिनल मैटर्स है उसमें एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज अप्लाई नहीं होंगे। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 20 क्लोज 2 की, जो बात करता है डबल जियोपार्डी की, जिसका एक्सप्रेशन है ये मैक्सिम नेमो डेबिट बिस वेक्सारी, जिसका मतलब है कि एक ही पर्सन को एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। इस डबल जियोपार्डी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, जो कि है थॉमस दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। इस केस के अंदर ये कहा गया कि अगर आपको आर्टिकल 20 क्लोज 2 के अंदर प्रोटेक्शन लेना है तो आपको 3 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होंगी। पहला कि आप एक ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड होने चाहिए। दूसरा, उस ऑफेंस के लिए आपका प्रोसिक्यूशन चल रहा हो।
और तीसरा उस प्रोसिक्यूशन का रिजल्ट पनिशमेंट होना चाहिए। जब ये तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगी तभी आपको आर्टिकल 20 क्लोज 2 का प्रोटेक्शन मिल सकता है। आर्टिकल 20 क्लोज 2 से रिलेटेड एक हिस्टोरिकल जजमेंट है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस। अब इस केस में क्या हुआ था कि एक आदमी था जो फॉरेन कंट्री से बिना कोई डिक्लेरेशन किए हुए बहुत सारा सोना लेकर आ रहा था। तो कस्टम अथॉरिटी ने सी कस्टम अथॉरिटी एक्ट के अंदर उसका सारा का सारा सोना कॉन्फिस्केट कर लिया। और जब उस आदमी पर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर कार्यवाही होने लगी तो उस आदमी ने ये कहा कि जब मुझे सी कस्टम अथॉरिटी एक्ट के अंदर पनिशमेंट मिल चुका है तो मैं आर्टिकल 20 क्लोज 2 का प्रोटेक्शन लूंगा। तो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी पर्सन का प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट किसी जुडिशियल अथॉरिटी के अंडर होता है तभी उसको आर्टिकल 20 क्लोज 2 की प्रोटेक्शन मिलती है। और अगर प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट जुडिशियल अथॉरिटी के अलावा क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या फिर कोई डिपार्टमेंटल अथॉरिटी के अंदर उसका प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट चल रहा है तो उसे आर्टिकल 20 क्लोज 2 में प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती है। तो आर्टिकल 20 क्लोज 2 का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को किसी ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूशन चल रहा हो या उस प्रोसिक्यूशन के का रिजल्ट उसको पनिशमेंट मिला हो और ये दोनों जुडिशियल अथॉरिटी के अंडर हुआ है तो उस पर किसी सेम ऑफेंस के लिए दोबारा ट्रायल या प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जा सकता है, उसको आर्टिकल 20 क्लोज 2 में प्रोटेक्शन मिलती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 क्लोज 3 की, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जिसका एक्सप्रेशन है ये मैक्सिम नेमो टेनेटर प्रोडेर एक्यूजारे सेपिज्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन है जिस पर किसी ऑफेंस का चार्ज लगा हुआ हो तो उस पर्सन को अपने ही अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए या फिर एविडेंसेस देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 20 क्लोज 3 में प्रोटेक्शन लेने के लिए 3 कंडीशंस को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। तो पहली कंडीशन ये है कि आप पर किसी ऑफेंस का चार्ज होना चाहिए, दूसरा आपको अपने ही अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए एविडेंसेस देने के लिए मजबूर किया जा रहा हो, और तीसरा ये जो एविडेंसेस आप देंगे ये अपने ही अगेंस्ट यूज हो, आप खुद के अगेंस्ट ही यूज होने चाहिए, तभी आपको आर्टिकल 20 क्लोज 3 में प्रोटेक्शन मिल सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 क्लोज 3 में दो इंपॉर्टेंट केस लॉज के बारे में, जो कि है नंदिनी सत्यपति वर्सेस पीएल दानी का केस। इस केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर पुलिस आपसे ऐसे कोई क्वेश्चंस पूछती है जिनका जवाब देने से आप खुद को ही एक्सपोज कर लोगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देने से मना कर सकते हैं, और इसके लिए आपको आर्टिकल 20 क्लोज 3 में प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम अपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 23 के बारे में भी बात करेंगे। सेक्शन 23 कहता है बीएसए का कि मान लो फॉर एग्जांपल आप पुलिस को कहते हो कि हाँ मैंने खून किया है, क्या कर लोगे तुम मेरा? तो ये जो स्टेटमेंट है अक्यूज्ड की ये कोर्ट में इनएडमिसिबल होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। लेकिन अगर अक्यूज्ड ये कहता है कि हाँ मैंने खून किया है और जिस चाकू से मैंने खून किया था वो मेरे घर के गार्डन के में जो आम का पेड़ है उसके नीचे छुपाया है, और पुलिस को वो चाकू वहीं से मिल जाता है, तो ये जो सारे स्टेटमेंट्स आपने दिए हैं ये आर्टिकल 20 क्लोज 3 से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा इन्हें, और इसके ये सब कोर्ट में एडमिसिबल होंगे। तो ये था हमारा नंदिनी सत्यपति वर्सेस पीएल दानी का केस। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट केस है हमारा वो है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओगाड़ का केस। इस केस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि थंब इम्प्रेशन, राइटिंग स्पेसिमेन और सिग्नेचर, ये 3 चीजें आपको आर्टिकल 20 क्लोज 3 में प्रोटेक्शन नहीं देती है। अगर पुलिस आपसे ये 3 चीजें मांगती है तो आप पुलिस को मना नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 20। आई होप आपको पूरा आर्टिकल 20 विद केस लॉज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आप किस प्रोविजन के बारे में समझना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज
प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।